हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर सॉल्यूशन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि हार्ट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ट का लोकेशन कहाँ होता है और ब्लड वेसल्स के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लो ऑफ ब्लड टू दी हार्ट, यानी कि हार्ट से ब्लड का फ्लो कैसे होता है। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फ्लो ऑफ ब्लड टू दी हार्ट। तो सबसे पहले जो हमारा सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा होता है और जो एक कोरोनरी साइनस होता है, कोरोनरी साइनस क्या होता है, ये हार्ट का ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने का काम करता है और हार्ट का वेनस ड्रेनेज करने का काम करता है। अब ये तीन लोग, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और जो कोरोनरी साइनस है, वह राइट आर्टियम में जाकर के ओपन होते हैं। अब जैसे ही ब्लड राइट आर्टियम में एंटर करेगा, हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा। अब ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होने के बाद क्या हुआ, राइट आर्टियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब ब्लड कहाँ एंटर कर गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में चला जाने के बाद जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है, बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। बंद क्यों होता है, ताकि ब्लड का बैक फ्लो से वह प्रिवेंट कर देता है, कि ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो। अब जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा, हमारा पल्मोनरी वाल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पल्मोनरी वाल्व क्या है, जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंटर किया, हमारा पल्मोनरी वाल्व क्या हो गया, ओपन हो गया। अब इसके बाद पल्मोनरी वाल्व से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी तक आएगा, पल्मोनरी आर्टरी तक आएगा। अब पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा, ये यहाँ से दो पल्मोनरी आर्टरी निकलेंगे, एक जाएगा लेफ्ट लंग्स में और एक जाएगा राइट लंग्स में। अब लंग्स में वहां पे क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा और जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, जो Cu2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, वह क्या होगा, ऑक्सीडेटेड ब्लड में फॉर्म में चेंज होगा। अब आगे हम देखते हैं गैसेस एक्सचेंज होने के बाद जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है वह पल्मोनरी वेन के द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट आर्टियम तक लाया जाता है। अब पल्मोनरी वेन के द्वारा क्या होगा, लेफ्ट आर्टियम तक लाया जाएगा ब्लड। अब जैसे ही लेफ्ट आर्टियम तक ब्लड आएगा, अब यहाँ पे एक चीज है, जो हमारा राइट एंड लेफ्ट आर्टियम है, उसे जो राइट आर्टियम है उसे इनपुट चैम्बर भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लड को हार्ट में लाने का काम करता है। और जो राइट वेंट्रिकल है उसे आउटपुट चैम्बर कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लड को बाहर ले जाने का काम करता है। तो ये हमने देखा। आगे हम देखते हैं, अब जैसे ही ब्लड राइट आर्टियम में एंटर करेगा, यहाँ पे ब्लड कहाँ आ चुका है, वो राइट आर्टियम में। अब जैसे ही ब्लड राइट आर्टियम में एंटर किया, हमारा जो बाइकस्पिड वाल्व है, जिसे हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। देन बाइकस्पिड वाल्व से ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जैसे ही बाइकस्पिड वाल्व ओपन हुआ, हमारा जो ब्लड है वह कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड एंटर करेगा, उसके बाद क्या होगा, जो हमारा बाइकस्पिड वाल्व था, जो मिट्रल वाल्व था, वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ताकि क्या हो, ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद एरोटिक वाल्व ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारा एरोटिक वाल्व है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही एरोटिक वाल्व ओपन होगा, ब्लड जो है वो कहाँ चला जाएगा, एरोटा में। ये आप देख सकते हैं, अब ब्लड कहाँ आ चुका है, एरोटा में आ जाएगा, जहां से ब्लड सिस्टमेटिक आर्टरी में चला जाता है और पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो ये हमने देखा कि ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में कैसे होता है। अब आगे हम देखते हैं कुछ हार्ट डिजीज कंडीशंस के बारे में। तो हमारा सबसे पहला है डिजीज जो है वो है हार्ट फेल्योर, यानी कि हार्ट फेल्योर क्या है। Heart failure is described as a failing when it is unable to circulate sufficient blood to the body, यानी कि जब हार्ट पूरे बॉडी में सफिशियंट अमाउंट में ब्लड को सर्कुलेट न करता हो, तो उस कंडीशन में क्या कहा जाता है, हार्ट फेल्योर कहा जाता है। हार्ट फेल्योर कैन ऑकर इफ द हार्ट कैन नॉट पंप ब्लड एडेक्वेटली, यानी कि यदि हार्ट जो है वह एडेक्वेट मात्रा में, यानी प्रॉपर मात्रा में ब्लड को पंप न करता हो,
इससे भी हार्ट फेलियर का कंडीशन होने का चांसेस रहता है। अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि हार्ट फेलियर का क्या क्या सिम्टम्स है। सिम्टम्स में डेवलप स्लोली, समटाइम्स हार्ट फेलियर सिम्टम्स स्टार्ट सडनली, यानी कि किसी भी बीमारी का लक्षण जो होता है वह एकाएक शो नहीं करता है। वो क्या होता है, जो उसका लक्षण होता है वो धीरे धीरे शो करता है। तो समटाइम जो हार्ट फेलियर सिम्टम्स स्टार्ट सडनली, यानी कि जो इसका हार्ट फेलियर का जो सिम्टम्स है वह अचानक भी देखने को मिलता है, और बहुत सारे केसेस में क्या होता है धीरे धीरे देखने को मिलता है। हार्ट फेलियर सिम्टम्स में इंक्लूड, अब हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है। पहला हमारा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। देन सेकेंड हमारा है वीजिंग, यानी कि हमें घबराहट देखने को मिल सकता है। फैटिग, पेशेंट में थकान देखने को मिल सकता है। वीकनेस, कमजोरी देखने को हमें मिल सकता है। स्वेलिंग इन द लेग, एंकल्स एंड फीट, यानी कि जो हमारा पैर वाला रीजन है, एंकल्स घुटना वाला रीजन है, फीट जो हमारा पैर वाला रीजन है, उसमें भी हमें स्वेलिंग देखने को मिल सकता है। रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, जो हमारा हार्ट बीट है वह इरेगुलर हो जाएगा, यानी कि काफी तेज हो जाएगा। तो ये हमने देखा इसे कुछ सिम्टम्स के बारे में। आगे हम देखते हैं और इसके कुछ सिम्टम्स को। A cough that doesn't go away or cough that brings up pink or white mucus with spots of blood, यानी कि ऐसी खांसी जो क्या हो, ठीक ना हो। ऐसी खांसी जो ठीक ना हो जिसमें खून के साथ साथ क्या हो, जो उसमें या तो जो बलगम रहता है उसमें खून है, और जो बलगम आता है वो क्या हो, व्हाइट हो और पिंक हो। तो ये कुछ केसेस थे जिसमें हमें हार्ट फेलियर का चांसेस देखने को मिलता है। स्वेलिंग ऑफ द बेली एरिया, जो हमारा पेट वाला रीजन है उसमें हमें स्वेलिंग देखने को मिल सकता है। नेजिया एंड लैक ऑफ एपेटाइट, यानी कि हमें उसमें भूख की कमी देखने को मिल सकता है। देन एक इंपॉर्टेंट है चेस्ट पेन, यानी कि हमें जो पेशेंट है जिस उसमें हमें चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। अब हम और कुछ डिजीज कंडीशन को देखते हैं आगे। ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर, यानी कि ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर, जो हमारा ब्लड प्रेशर है उससे रिलेटेड डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला है हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन क्या है, अगर एक शब्द में हम बात करें तो हाइपरटेंशन, हाइपर मतलब ज्यादा, यानी कि जब ब्लड प्रेशर अपने नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन के रूप में काउंट करते हैं। अब हम देखते हैं हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज व्हेन द ब्लड प्रेशर इज टू हाई, यानी जब ब्लड प्रेशर क्या हो, नॉर्मल रेंज से काफी अधिक हो जाए तो उस टर्म को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मल जो हमारा होता है वो होता है 120/80, और यहाँ पे जो हमारा टू हाई वाला कंडीशन है वो क्या है 140 अप टू 90। तो ये हमारा हाइपरटेंशन। अब कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं कि हाइपरटेंशन का रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला हमारा आता है ओल्डर एज, यानी कि जो हाइपरटेंशन का केस है वह ओल्ड एज पर्सन में हमें ज्यादा देखने को मिल सकता है। ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब है मोटापा, यानी कि जो ऐसे पर्सन जो क्या हो काफी जिनमें हमें मोटापा देखने को मिले, ऐसे पर्सन में हमें हाइपरटेंशन देखने का चांसेस ज्यादा होता है। देन हमारा थर्ड वन है डायबिटीज। जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उसमें भी हमें हाइपरटेंशन का केस देखने को मिल सकता है। नॉट फिजिकली एक्टिव, ऐसे पर्सन जो क्या फिजिकली एक्टिव न हो, ज्यादा काम न करता हो, जो या जिसे हम क्या कर सके लेजीनेस कर सके, यानी कि जो फिजिकली एक्टिव न हो, ऐसे पर्सन में हमें हाइपरटेंशन का केस देखने को मिल सकता है। हाई सॉल्ट डाइट, यानी कि जो हम डाइट लेते हैं यदि हम उसमें हाई सॉल्ट का यूज करते हैं तो हमें हाइपरटेंशन का केसेस देखने को मिल सकता है, हाइपरटेंशन का चांस बन जाता है। ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, यानी कि जो ऐसा पर्सन जो क्या करता हो एल्कोहल का अधिक मात्रा कंजम्प करता हो, उसे उसमें हाइपरटेंशन का केस देखने को हमें मिल सकता है। तो आगे हम देखते हैं कुछ और इसके सिम्टम्स के बारे में। हमने देखा रिस्क फैक्टर, अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं हाइपरटेंशन के।
अब इसके हम सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमारा है चेस्ट पेन। हाइपरटेंशन अगर किसी पर्सन में हो रहा है तो उसमें हमें एक नॉर्मल सा सिम्टम्स है कि हमें उसमें चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। देन हमारा है हेडेक। देन थर्ड वन हमारा है डिजीनेस। देन हमारा है नोजिया, नोजिया एंड वोमिटिंग। ब्लड विजन, यानी कि उसे क्या हो, कोई भी चीज क्लियरली विजन में क्लियरली दिखेगा नहीं। नोज ब्लीड, यानी कि जिस पर्सन में अगर हमें हाइपरटेंशन का केस मिला है उसे हो सकता है कि उससे उसके नोज से क्या हो, ब्लीडिंग आता हो। एबनॉर्मल हार्ट रिदम, यानी कि जो हमारा हार्ट बीट है, हार्ट रिदम कहने का मतलब जो हमारा हार्ट बीट है वो क्या हो, एबनॉर्मल हो जाए। यदि हाइपरटेंशन है तो हमारा क्या हो जाएगा, हार्ट बीट जो नॉर्मल रेंज है उससे ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमने देखा उसके कुछ सिम्टम्स के बारे में कि हाइपरटेंशन का क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है। अब आगे हम देखते हैं हाइपोटेंशन के बारे में। हाइपोटेंशन क्या होता है? अब हाइपोटेंशन क्या होता है? हाइपर का मतलब होता था ज्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम। यानी कि हाइपोटेंशन यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो क्या हो, नॉर्मल रेंज से काफी कम हो जाए, तो ऐसे टाइम को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन इज जनरली कंसिडर्ड एज ब्लड प्रेशर रीडिंग लोअर देन नॉर्मल रेंज, यानी कि जो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज हमारा क्या होता है 120/80। तो अगर इससे कम हो जाता है तो ऐसे कंडीशन को हम क्या हाइपोटेंशन के रूप में काउंट करते हैं। अगर हम एक नॉर्मल रेंज का बात करें जो इसमें लो ब्लड प्रेशर तो 90 अप टू 60, अगर इससे कम होता है तो ऐसे टाइम को हम हाइपोटेंशन कहेंगे। अब हम देखते हैं हाइपोटेंशन से रिलेटेड कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहला हमारा है डिहाइड्रेशन। यदि किसी पर्सन में डिहाइड्रेशन अगर होता है तो डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी का कमी, यानी कि हमारे बॉडी में पानी का कमी होना। यदि हमारे बॉडी में पानी का कमी होता है, हमें डिहाइड्रेशन होता है तो हमें हाइपोटेंशन का केस देखने को मिल सकता है। देन हमारा है लॉन्ग टाइम बेड रेस्ट, यानी कि जो पर्सन क्या हो काफी दिनों से बेड रेस्ट में हो तो ऐसे पर्सन में भी हमें हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है। देन हमारा है प्रेगनेंसी, यानी कि यदि कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो ऐसे केसेस में क्या होगा, हमें उसमें जो हमारा हाइपोटेंशन का केस है वो देखने को मिल सकता है। देन हमारा है मेडिकेशन, यानी कि यदि किसी यदि कोई पर्सन मेडिकेशन ले रहा है, यदि कोई इसका साइड इफेक्ट हुआ तो ऐसे केसेस में भी हमें हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है। देन आगे हम देखते हैं कुछ और इसके सिम्टम्स के बारे में। देन अब हम अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो हमारा सबसे पहला है डिजीनेस। देन हमारा है फेंटिंग, नर्जिया एंड वोमिटिंग, फैटिग एंड वीकनेस। यानी कि अगर इसके सिम्टम्स का हम बात करें तो इसमें एक नॉर्मल सिम्टम्स अगर हम देखें तो वीकनेस, यानी कि ऐसे पर्सन में हमें कमजोरी देखने को मिल सकता है। नर्जिया एंड वोमिटिंग देखने को मिल सकता है। फेंटिंग देखने को मिल सकता है। फेंटिंग का हमारे कहने का मतलब है कि वो क्या हो, फेंटिंग यानी कि वो बेहोश हो सकता है। तो ये हमने देखा कि हाइपोटेंशन के बारे में, हाइपोटेंशन रिस्क फैक्टर्स एंड सिम्टम्स। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर इसके बाद भी आपको कहीं डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को फुली क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।